नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस क्लासेस में। आइए हम ले चलें आपको अपने साथ एक बार फिर एक साप्ताहिक यात्रा में जो रोमांचक और ज्ञानवर्धक होती है, जिसमें हम सर्वेक्षण करते हैं हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के घटनाक्रम का, उन घटनाओं का ब्यौरा लेते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं जो भारत के राष्ट्रहित को प्रभावित कर सकती हैं और जिनके कारण बदलते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरण। और इन सब घटनाओं का चुनाव इस तरह से किया जाता है कि आप सब लोग जो प्रत्याशी हैं अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के, उनकी सामान्य ज्ञान की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तैयारी परिपक्व हो सके। इस सप्ताह जो घटना भारत के राष्ट्रहित के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, वह एक बार फिर भारत और चीन के बीच एक सैनिक मुठभेड़ थी जो लद्दाख में घटी। अब इसके ब्यौरे अब तक जग जाहिर नहीं किए गए हैं, मगर एक बात स्पष्ट थी, भारत सरकार ने जो वक्तव्य दिया उसके अनुसार 29-30 अगस्त की रात को एक मुठभेड़ फिर चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच में हुई। चीन ने फिर एक बार उस सीमा रेखा का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अतिक्रमण किया, भारत की सरहद में घुस आई और भारतीय सेना ने इसे मुंहतोड़ जवाब दिया, उन्हें पीछे हटने को मजबूर किया। इतना ही नहीं, भारतीय सैनिकों ने पांगोंग झील के आसपास वाले कुछ सामरिक महत्व के ठिकानों पर, सामरिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि चीनियों ने तत्काल ये बात दोहराना शुरू कर दी कि हर विवाद का निपटारा बातचीत से होना चाहिए और सैनिक मुठभेड़ इसका समाधान नहीं है। अब दिक्कत यह है कि न भारतीय सेना ने, रक्षा विभाग ने ये स्वीकार किया है कि इस मुठभेड़ में कोई हताहत हुए हैं सैनिक, न चीन ने इस बात को स्वीकार किया है कि किसी भी पक्ष की कोई हानि जान माल की हुई है। मगर जो बात स्पष्ट है और थोड़ी विडंबना है वो कुछ इस तरह की है कि एक तिब्बती शरणार्थी तेंजिंग नाम का युवक जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में काम करता था, निश्चित रूप से शहीद हुआ है, क्योंकि उसकी अंत्येष्टि तिब्बती शरणार्थियों के गांव में लेह के निकट संपन्न की गई। और इसी के साथ लोगों का ध्यान इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की ओर गया, जो पूरी तरह से एक जनता का मिलिशिया है, जिसके में अधिकांश सैनिक वो हैं जो तिब्बती शरणार्थी तबके से भर्ती हुए हैं। अब इसमें एक बात यह है कि अगर भारत चाहे तो वो नकार सकता है कि इस सेना के साथ, इस टुकड़ी के साथ उसका कुछ लेना देना है, ये तो तिब्बती हैं जो चीनियों के विरुद्ध अपने संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। मगर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के सिपाहियों को सैनिक साथ सामान देना हो, प्रशिक्षण देना हो, ये काम शायद भारतीय सेना या सैनिक दस्तों के निगरानी में ही होता रहा है। चीनियों ने पिछले हफ्ते कुछ ये चिंताजनक अपने वक्तव्य दिए थे। शी जिनपिंग ने कहा था कि तिब्बत के चारों तरफ एक बहुत अभेद्य प्राचीर उनको बनानी पड़ेगी, क्योंकि शायद तिब्बत पे आज भी उनको ये भरोसा नहीं कि उनका कब्जा पूरी तरह से स्थिर है या तिब्बतियों की बगावत को रोक सके हैं। वहीं सिंकियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ भी उनका संघर्ष जारी है। तो शायद भारत के लिए आज एक वो मौका आ गया है कि वो अपने इस अस्त्र को भी प्रदर्शित कर सके कि यदि चीन तिब्बत को लेकर नोकझोंक करता रहेगा तो भारत के पास भी तिब्बत के सवाल को दोबारा खड़ा करने के लिए शायद साधन मौजूद है। ये एक पक्ष है। जब ये चल ही रहा था तो संयोग से उसी वक्त रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजन हुआ था। पहले से पूर्व निश्चित था, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो रक्षा मंत्री हैं उनकी बैठक वहां होनी थी। इसमें भाग लेने के लिए राजनाथ सिंह जी वहां गए और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या वो चीन के रक्षा मंत्री से बातचीत करेंगे, प्रत्यक्ष मंच पर न सही, शायद कहीं नेपथ्य में अगल बगल में बैठकर। और शुरू में कहा जा रहा था कि भारत कतई इसके लिए तैयार नहीं होगा। और शुरू में कुछ समाचार आए भी इस तरह के कि पहले दिन राजनाथ सिंह जी ने आंखों में आंखें डालकर कोई बात करने का प्रयास नहीं किया, हाथ मिलाने का प्रयास नहीं किया। वो बाकी रक्षा मंत्रियों के संग बात करते रहे। बाकी सारी रक्षा मंत्री वर्दीधारी थे, राजनाथ जी सिर्फ धोती कुर्ते में थे और शायद ये भी प्रमाणित कर रहे थे कि भारत में रक्षा नीति हो या विदेश नीति हो, उसका संचालन एक नागरिक सरकार के निर्देशों के अनुसार ही होता है। वो जनमत को अनदेखा नहीं कर सकती है। भारत एक जनतांत्रिक देश है और यहाँ भी राष्ट्रीय हित का कोई प्रश्न होता है, उस पर एक सार्वजनिक सहमति भारत में बनती है। बहरहाल दूसरे दिन तक थोड़ा थोड़ा, जिसे अंग्रेजी मुहावरे में एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं, वो देखने को आया। चीनी रक्षा मंत्री ने प्रस्ताव रखा कि भारत के रक्षा मंत्री उनके साथ भेंट करें
करें और उनके साथ एक बातचीत जो 2-2.5 घंटा चली, जिसके बारे में पूरे तफसील से ब्यौरे अभी ज्ञात नहीं है, राजनाथ सिंह ने की। मगर पीछे पलटकर देखने में ऐसा लगता है कि शायद ये करना बहुत दूरदर्शिता का काम नहीं था, क्योंकि चीनी रक्षा मंत्री ने इस मंच का दुरुपयोग सिर्फ एक काम के लिए किया। बार बार वो भारत पर आक्षेप लगाते रहे कि यदि लद्दाख में तनाव बढ़ रहा है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ भारत की है तनाव बढ़ाने की, अर्थात तनाव घटाने की जिम्मेदारी भी भारत की है। और साथ ही उन्होंने दोबारा ये हठीला दावा किया कि चीन अपनी भूमि का 1 इंच हिस्सा भी कहीं छोड़ने को या वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिर एक बार प्रकारांतर से इस वक्तव्य का मतलब ये था कि चीन का दावा जो लगभग पूरे लद्दाख में फैला हुआ है और लद्दाख से आगे अरुणाचल तक फैला हुआ है, चीन अपना यह विकल्प बचाए रखता है कि जब उसका जी चाहे इस लंबी सीमा रेखा पर कहीं भी तनाव बढ़ा दे और फिर ये कहे कि वो तो कहीं घुसपैठ कर ही नहीं रहा है, क्योंकि सारी भूमि उसकी अपनी है और भारत ने ही यहाँ नाजायज कब्जा किया है, हटना पीछे भारत को ही चाहिए। अब भारत के लिए फिर एक बचाव की मुद्रा में आना हो जाता है कि यदि चीन कहता है हम जरा पीछे हट रहे हैं, अब आपको भी पीछे हटना है, चीन अपनी जमीन में पीछे हट रहा है, अपनी शर्तों पर पीछे हट रहा है और भारत को पीछे हटने को मजबूर कर रहा है। 2 बातें यहां स्पष्ट हुई कि भारत ने लद्दाख में जित बड़ी मात्रा में अपने सैनिक संगठन स्थापित किए हैं, उससे चीन को थोड़ी बहुत दहशत तो हो रही है और शायद वो अब जानता है कि भारत को घुड़की देकर, बंदर घुड़की देकर, धमकी देकर वो पीछे हटने को मजबूर नहीं कर सकता। भारत अब ये कह चुका है। भारत के विदेश सचिव ने एक बड़ी रोचक बात कही। उन्होंने कहा कि आज जो स्थिति है, जो सन 62 के बाद आज तक कभी नहीं हुई थी, गलवान घाटी में हिंसक मुठभेड़ तक, उसके बाद भी तनाव घटे नहीं है, जबकि बेहद उच्च स्तरीय वार्ताएं फौजी सेना नायकों के और उच्च स्तरीय राजनयिकों के बीच में जारी चल रही है। तनाव घटने के बदले निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है और लगभग इसी तरह की बात भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कही। हालांकि उनका रुख थोड़ा नरम था। उन्होंने कहा कि हर विवाद का निपटारा राजनयिक से, कूटनीति से होना चाहिए। अब ये समझ पाना कठिन था कि पिछले कितने दशकों से राजनयिक वार्ता चल रही है भारत और चीन के बीच, और यदि समस्या का समाधान तो बहुत दूर की बात है, कोई सीमा रेखा निर्धारण के बारे में भी समझौता नहीं हो सका है, कोई यथास्थिति बनाए रखने के बारे में समझौता नहीं हो सका है, तो किस वार्ता की, किस राजनयिक की बात वो कर रहे थे। इसी मौके पर जब राजनाथ सिंह वार्ता कर रहे थे चीन के रक्षा मंत्री से, टेलीफोन के जरिए एक वर्चुअल बैठक में भाग ले रहे थे भारत के विदेश मंत्री ब्रिक्स की। और ब्रिक्स में भी देखिए ब्राजील भी है, रूस भी है, चीन भी है, भारत भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है। तो यहाँ फिर क्या हो रहा था कि फिर ये बातचीत जो हो रही थी वो 2 विदेश मंत्रियों के बीच में, भारत के विदेश मंत्री के बीच में और चीन के विदेश मंत्री के बीच में हो रही थी। मगर हम फिर इस बात को दोहराना चाहेंगे कि ये बातें जितने उच्च स्तर तक पहुंच चुकी हैं, उसके बाद सिर्फ एक ही उच्च स्तर बचा रहता है, वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग के बीच का। और ऐसा भी नहीं कि ये शिखर वार्ताएं नहीं हुई हैं। हाल के वर्षों में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, 18 बार उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से हुई थी और कई बार बड़ा सद्भावनापूर्ण वातावरण रहा था, चाहे वो अहमदाबाद साबरमती में हो या मामल्लपुरम में। मगर कुल मिलाकर चीन के ऊपर आज विश्वास करना इस विश्वासघात के बाद अब बेहद कठिन हो गया है। और भारत को शायद ये सोचना पड़ेगा कि जैसा जयशंकर कह रहे हैं कि भारत को यदि इस विवाद का समाधान राजनयिक से करना है, तो शायद वो राजनयिक सीधे चीन की तरफ संबोधन वाला ना हो। वो जो बड़ी शक्तियां अन्य हैं, रूस, अमेरिका आदि, उनके साथ हमारा राजनयिक ऐसा हो कि चीन के ऊपर हम दबाव निरंतर बढ़ा सकें। कई बार ये बात कही जा चुकी है। जो हमारे सेना नायक जनरल नरवणे हैं, उन्होंने लद्दाख में कहा है कि स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, स्थिति अभूतपूर्व है, स्थिति अनोखी है, स्थिति लगभग वैसी संकटग्रस्त है जैसे 1962 की थी और तनाव घट नहीं रहा है। तो भारत को शायद इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि चीन के साथ जो उसके संबंध हैं वो प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता के नहीं, बैर भाव वाले ही रहेंगे। और भले ही वह पीछे न हटे, मगर अपने राष्ट्रहित के मामले में उसको भी उतना ही कठोर रुख अपनाना पड़ेगा जितना इस रक्षा मंत्री के साथ बैठक में चीन के रक्षा मंत्री ने अपनाया कि हम भी अपनी भूमि का 1 इंच हिस्सा छोड़ने को राजी नहीं है और देखते हैं कि हम तिब्बत वाले हथियार का कैसा उपयोग कर सकते हैं।
पिछले सप्ताह दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में अनेक ऐसी घटनाएं देखने को मिली जो भारतीय विदेश नीति निर्धारकों के लिए गंभीर आशंकाएं ही उत्पन्न कर सकती हैं। पहले तो एक चौंकाने वाला वक्तव्य पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिया, जिन्होंने कहा कि अब भविष्य में पाकिस्तान की अर्थनीति, पाकिस्तान की खुशहाली अभिन्न रूप से जुड़ी रहेगी चीन के साथ। और जब उनसे पूछा गया एक टेलीविजन साक्षात्कार में, तो क्या अमेरिका के साथ उनके संबंध अब इससे प्रभावित नहीं होंगे, क्या सऊदी अरब के साथ उनके संबंध इससे प्रभावित नहीं होंगे। सऊदी अरब का जिक्र इसलिए जरूरी था क्योंकि सऊदी अरब के साथ कुछ तनाव पाकिस्तान के रिश्तों में पिछले दिनों में देखने को मिला है। पाकिस्तान ने कई अरब डॉलर का जो एक ऋण दिया था उसको वापस मांग लिया, और जो कई अरब डॉलर का वादा किया था सहायता देने का आर्थिक, उसको भी खारिज कर दिया, क्योंकि वो नाराज है इमरान खान और उनके विदेश मंत्री के उन बयानों से जब जम्मू कश्मीर राज्य के प्रशासनिक सुधारों में उनकी जो दखलंदाजी थी उसका पक्ष लेने से सऊदी अरब ने इनकार कर दिया। तो पाकिस्तान ने कहा था कि यदि सऊदी अरब ने उनका साथ नहीं दिया तो उसे सोचना पड़ेगा कि वो इस्लामी देशों का एक नया संगठन बनाए, जो बात नाकाबिले बर्दाश्त थी सऊदी अरब को। और उसके बाद से निरंतर वो तिरस्कार करते रहे हैं पाकिस्तानी नेताओं का। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब की प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता ईरान के साथ है, जो एक शिया मुस्लिम देश है और पूरे मुस्लिम समाज का नेतृत्व का दावा करता है। वैसे ही जैसे सऊदी अरब मक्का मदीना के कारण सुन्नियों का करता है, बाकी मुसलमानों का करता है, मगर ईरान हाल के दिनों में चीन की तरफ जाता रहा है। और चीन और पाकिस्तान के जो अपने हित हैं, वो दोनों हित, ईरान का एक तो हित ये है कि जो उसके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं उसके कारण उसके पास विकल्प बहुत कम बचे हैं, उसके तेल निर्यात से होने वाली कमाई बहुत कम हो गई है और वो अब चीन के भरोसे ज्यादा आता है। और दूसरे जो शांतिपूर्ण परमाणुविक ऊर्जा का उसका कार्यक्रम था उसको बाधित करने का प्रयास इजराइल और अमेरिका निरंतर करते रहे हैं। हाल में जो विस्फोट तेहरान के निकट हुए हैं उनके संयंत्रों में, उनके बारे में लोगों का मानना है कि वो तोड़फोड़ की साजिश थी जिसको बाहर वालों ने अंजाम दिया था। और ईरान और सऊदी अरब की स्पर्धा, वो यमन का युद्ध हो या अन्यत्र कहीं, उसमें निरंतर सामने आती रही है। तो अब ये घटनाक्रम ये दिखला रहा है कि पाकिस्तान ने ये तय कर लिया है कि वो अपने जो समीकरण थे उसके हितैषियों के, उनको बदल रहा है। वो सऊदी अरब की कमी पूरा करने की कोशिश करेगा उस आर्थिक अनुदान की चीन से। चीन ने वन बेल्ट वन रोड में जिसका समर्थन पाकिस्तान शुरू से करता रहा है, जिसका लाभ पाकिस्तान को होगा, अब होगा या नहीं होगा या इसकी क्या कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी, ये तो भविष्य में देखने को सामने आएगा। मगर वैसे भी वो ग्वादर का बंदरगाह हो या बलूचिस्तान से होकर आने वाला नया रेशम राजमार्ग का पथ हो, चीन की रणनीति में, चीन की सामरिक नीति में पाकिस्तान एक अहम हिस्सा है। और आज से नहीं, यह सन 60 के दशक से रहा है, जब भारत की घेराबंदी के लिए बीजिंग, पिंडी, जकार्ता धुरी का निर्माण किया गया था। और उस वक्त यह था कि शीत युद्ध के रहते भी अमेरिका का समर्थन भी पाकिस्तान को प्राप्त था और चीन का समर्थन भी एक तरह से पाकिस्तान को प्राप्त था। पाकिस्तानी राजनीति की विशेषता या सफलता जो भी कहिए वो ये रही है, इस उतार चढ़ाव को देखते हुए न केवल उसने संतुलित किया है अमेरिका और चीन को, बल्कि बीच में एक छोटे समय के लिए रूस से भी कुछ हथियारों की खरीद करने में वह सफल रहा था। अब इस समय थोड़ा असंतुलन इसमें यह आ रहा है कि इस्लामी दुनिया का एक हिस्सा पाकिस्तान के खिलाफ है और अफगानिस्तान में जो संकट चल रहा है उसको देखते अमेरिकी मजबूर है पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को न बिगाड़ने के लिए, क्योंकि तालिबान की कुंजी उसके हाथ में है। मगर कुल मिलाकर पाकिस्तान चीन की तरफ निश्चित रूप से झुक रहा है। शायद चीन की व्यवस्था ये भी है कि जो सिंकियांग प्रांत में विगर मुसलमान हैं उनको ये दिखाने के लिए कि वो मुसलमानों को सद्भावनापूर्ण उनके संग आचरण करता है, यदि वो चीन के हितों को के प्रति संवेदनशील है, उसका पाकिस्तान का उपयोग भी कर सकता है। मगर एक पक्ष ये है, मगर भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो ईरान हो या पाकिस्तान हो, परमाणुविक संयंत्रों की तस्करी में, परमाणुविक ऊर्जा की तस्करी में चीन और उत्तरी कोरिया पाकिस्तान के साथ रहे हैं। ईरान की साजिश में साठगांठ कहीं न कहीं जरूर रही है। मगर ये चिंता का विषय सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ रहा है हमेशा के लिए चीन के साथ। दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक ऐसे देश जिनके बारे में भारत को लगता था कि उनके साथ अपने संबंधों को घनिष्ठ कर, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट जैसी नीतियों को क्रियान्वित कर वो चीन के खिलाफ एक संतुलन इस क्षेत्र में पैदा कर सकता है, वो संकटग्रस्त होता नजर आता है। सबसे बड़ा देश जो इंडोनेशिया यहाँ है,
उसने भी ये घोषणा की है कि वो अपने आर्थिक संबंधों को चीन के साथ महत्वपूर्ण समझता है और आने वाले दिनों में उसका कोई इरादा अमेरिकी दबाव में या किसी और कारण से चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बिगाड़ का नहीं है। आसियान देश चीन के सबसे बड़े आर्थिक साझेदार आयात और निर्यात के रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा जो देश है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के नेताओं को यह लालच भी है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन के संबंधों का बिगाड़ हुआ है, उससे जो जगह चीनी बाजार में खाली हो रही है उसमें पैर पसारने का मौका इंडोनेशिया को आज मिल सकता है। इंडोनेशिया के अलावा मलेशिया, जहां भारतवंशियों की एक बड़ी संख्या थी मगर वो भारतीय राष्ट्रहित के लिए उल्लेखनीय नहीं है, मगर वहां क्रमशः इस्लामी कट्टरपंथी का प्रसार हुआ है। भारत के साथ उस देश के संबंधों में तनाव आया है और वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो एक दैत्याकार घोटाले में फंसने के बाद इस्तीफा देने को मजबूर हुए हैं। अरबों डॉलर की तस्करी वहां से काले धन की हुई है और इस कारण एक आर्थिक दबाव में कभी खुशहाल समझे जाने वाला मलेशिया है। भले मलेशिया ने घोषणा की है कि वो किसी शिकंजे में उधार के फंसने वाला नहीं, जिसे अंग्रेजी में डेट ट्रैप कहते हैं, मगर चीन का दबाव उसके ऊपर आर्थिक काफी है और वो चीन की आर्थिक सहायता की वादों को आसानी से नकार नहीं सकता। और जो पूर्वी मलेशिया का हिस्सा है, उत्तरी बोर्नियो का, वो बिल्कुल उस तनावग्रस्त इलाके का हिस्सा है जहां चीन का प्रसार हो रहा है, तो मलेशिया को कुछ दबक कर सहम कर रहने की जरूरत शायद महसूस होती है। फिलीपींस जो कभी बिल्कुल अमेरिका का संधि मित्र समझा जाता था, घुटने टेक चुका है और कह चुका है कि चीन के साथ वो कोई मुकाबला नहीं कर सकता है और वो चाहेगा कि चीन उसकी मदद कोरोना महामारी से लड़ने में करे। कुछ आर्थिक सहायता का लालच भी उसके सामने है। मगर जो देश सबसे ज्यादा निराश करता है भारत को वो शायद कंबोडिया है। कंबोडिया के साथ हमारे सैकड़ों साल पुराने रिश्ते हैं। अंकोर वट का जो भव्य मंदिर है वो हिंदू बौद्ध मंदिर है और लोगों का मानना है कि वहां का जो संस्कार है, वहां की जो कला और संस्कृति है वो भारतीय ही है और हम ये दावा करते रहे कि हमारी जो कोमल सौम्य शक्ति है उसके प्रयोग से हमारे नाते कंबोडिया के साथ काफी घनिष्ठ सकते हैं। मगर कंबोडिया की जो सरकार है वो आज भी अपने मन से, दिलो दिमाग से साम्यवादी रुझान की है, चीन की तरफ झुकी हुई है और एक तरह से उसके ऊपर भी कुछ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, कुर्बा परस्ती का आरोप भी आज लगाया जा रहा है। तो चीन ने वन बेल्ट वन रोड के झांसे में, मरीचिका में कंबोडिया को फंसाया है। आज का कंबोडिया अतीत का वह कंबोडिया नहीं जो गुटनिरपेक्ष देश था। चीन ने सेवनाक व्हील के बंदरगाह पर लीज हासिल कर ली है। कई ऐसे जो पर्यटक केंद्र थे उन शहरों को अपने कब्जे में कर लिया है। वहां बड़ी बड़ी चीनी कंपनियां इमारतें बना रही हैं और कई बार घोटाले होते हैं, बहुमंजिली इमारत ढह जाती है। मलबे में चीनी पर्यटक तो दबते ही हैं, कंबोडियाई श्रमिक भी दबते हैं और यह आक्षेप लगता है कि चीन घटिया निर्माण कर रहा है कंबोडिया में। अब घटिया करे या बढ़िया करे, मगर जो जरूरतमंद अपनी रोजी रोटी कमाने वाले कंबोडियाई मजदूर हैं उनके लिए पर्यटक भी महत्वपूर्ण है, उनके लिए निर्माण कार्य भी महत्वपूर्ण है। और चीन अपनी उसी रणनीति पर आचरण कर रहा है कि पहले किसी को अपने उधार के बोझ से, आर्थिक सहायता के बोझ से दबाओ और फिर उसकी जमीन पर कब्जा करो, खासकर सामरिक महत्व के बंदरगाहों पर, और फिर उसके बाद आप किसी दूसरी शक्ति को इस क्षेत्र में पैर नहीं पसारने दो। लाओस बेचारा नन्हा सा देश हमेशा उस तरफ जाता है जहां कंबोडिया या वियतनाम जा रहे हो। एक देश जो भारत के लिए आशा की किरण बचा हुआ है वो थाईलैंड है। थाईलैंड में भी चीन ने पहले उसको ललचाने की कोशिश की थी कि जो क्रा का इस्थमस है उसके बीच से गहरी नहर वो खोद देंगे, पनामा कनाल, सुएज कनाल जैसी, जिसके कारण दूरी बहुत कम हो जाएगी बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी चीनी सागर के बीच। ये चीज भारत के लिए बेहद चिंताजनक होती, मगर हाल फिलहाल थाईलैंड ने इसको अमल करने से इस योजना पर इनकार कर दिया है और भारत ने एक वैकल्पिक योजना प्रस्तावित की है कि वो एक राजमार्ग का निर्माण करेगी जो दो समुद्री तटों को जोड़ेगी। तो शायद भारत का प्रभाव इस क्षेत्र में चीन से अगर कहीं बढ़ेगा तो वो थाईलैंड में हो सकता है। फिर अकेला देश बचता है। ब्रुनेई का चर्चा अलग से करने का कोई अर्थ नहीं होता है क्योंकि वो एक नन्हा सा सुल्तनत है जो मलेशिया के साथ ही जिसका भविष्य उत्तरी बोर्नियो में जुड़ा हुआ है। वियतनाम जरूर विवाद का एक भागीदार है चीन के साथ, मगर ये देखना होगा कि किस सीमा तक और कितनी दूरी तक भारत के सामरिक समर्थन और आर्थिक सहायता के बाद भी वह डटा रह सकता है दक्षिणी चीनी सागर के इस रण क्षेत्र में चीन के खिलाफ। पिछले सप्ताह एक घटना ऐसी थी जिसकी ओर बहुत कम लोगों का ध्यान गया और ये दूर दराज एंटार्क्टिक प्रदेश था जहां चिली ने यह घोषणा की कि उसके ऊपर संप्रभु अधिकार उसका इस भूभाग पर है और चिली ने कहा था कि वो बहुत नजदीक पड़ता है अंटार्कटिक प्रदेश से। तो अर्जेंटीना ने, जो उसका पड़ोसी है और वो भी बहुत नजदीक पड़ता है अंटार्कटिक प्रदेश के, उसने कहा नहीं, उसकी दावेदारी भी संप्रभुता की उतनी ही प्रबल है जितनी चिली की। और जो एक अंटार्कटिक
ट्रीटी है, यह संधि जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे 1959 में, जो लागू की गई 1961 में, ये बात घोषित की गई थी कि ये प्रदेश ऐसा है, ये महाद्वीप ऐसा है जो किसी एक देश की संपत्ति नहीं है, न हो सकता है, ये मानव जाति की साझे की विरासत है और विरासत बनी रहेगी। और इसी संधि में, जिस पर हस्ताक्षर शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष में किए गए थे, ये बात स्वीकार की गई थी कि यहाँ न तो खनिजों के लिए खुदाई की जाएगी, न कोई परमाणविक विस्फोट होंगे, न यहाँ सैनिक अड्डे बनाए जाएंगे, न यहाँ कोई स्थायी निवास की व्यवस्था कोई भी देश वैज्ञानिक अन्वेषण के नाम पे करेगा। जो वैज्ञानिक अन्वेषण के नाम पर शिविर लगाए जाएंगे, वो जब भी यहाँ से जाएंगे तो अपना कचरा, अपना मलबा अपने साथ उठाकर ले जाएंगे, और ये बिल्कुल अक्षत प्राकृतिक सौंदर्य जैसा इसका ऐसा है, वो वैसा बना रहेगा। यहाँ की पारिस्थिति को जरा भी संकट नहीं होना चाहिए, न यहाँ पर्यटन का विकास होना चाहिए, न कुछ होना चाहिए। यह संधि करीब 6 दशकों तक बड़े मजे में चलती रही थी। मगर आज समस्या क्या है कि कई लोगों का ऐसा को लगता है कि ये संधि अब पुरानी पड़ गई है। जिस समय ये की गई थी उस समय के शक्ति समीकरण दूसरे थे, आज के दूसरे हैं। आज टेक्नोलॉजी ने बहुत परिष्कार कर लिया है। आज हमारे संसाधन ऊर्जा के और खाने के बहुत सीमित हैं। हो सकता है हमें सागर तल का अन्वेषण करना पड़े, हो सकता है हमें सागर तल से खाने की सामग्री भी मिले, यहाँ मछली मारने का उद्यम भी हो सकता है। और ये अंटार्कटिक महाद्वीप से भी जो दूर तक सीमा रेखा खींची जाएगी, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाली जिन देशों की है, वो कहां तक फैल सकती है फिर अंतरराष्ट्रीय जल निधि में, ये सोचने की बात होगी। अब 3 जो प्रमुख यहाँ मंच पर सक्रिय लोग हैं, उनमें रूस है, जिसके पास वो सारे साधन है, बर्फ तोड़ने वाले जहाज हैं, बर्फ के नीचे घुस जाने वाली परमाणु चालित पनडुब्बियां हैं, और सारे वो साधन है कि यहाँ दीर्घ काल तक उनके शिविर स्थापित किए जा सके। लगभग कमोबेश ऐसी क्षमता अमेरिका के पास है। मगर चीन ने सबसे पहले यहां से दूर होते हुए अपना दावा पेश कर दिया है, और जहां उसका जी चाहता है वहां अपना झंडा फहरा देते हैं और अपना शिविर स्थापित कर देते हैं। अब तक उनसे मुठभेड़ का दुस्साहस किसी ने नहीं किया है। मगर विचित्र बात यह है कि अर्जेंटीना के पड़ोस में 2 बहुत सूक्ष्म द्वीप हैं, फॉकलैंड द्वीप समूह के, जिनको लेकर जहां आज भी एक औपनिवेशिक प्रभुत्व ब्रिटेन का है। ब्रिटेन ये कहता है कि यहाँ उसका भी कुछ दावा बनता है और उससे भी राय मशवरा लोगों को लेना चाहिए। भारत एक बार यहाँ वैज्ञानिक अन्वेषण शिविर स्थापित कर चुका है रूस की सहायता से, मगर उसके बाद से भारत ने कोई विशेष रुचि यहां दर्शाई नहीं है। जो चिंता का विषय वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने आज ये कहना शुरू कर दिया है कि इस महाद्वीप के लगभग 40-42% हिस्से पर उसका दावा है। अब ये बात आज याद आती है कि जिस समय ऑस्ट्रेलिया घिरा हुआ है आर्थिक संकट में, चीन के साथ संबंधों में बिगाड़ के कारण, कुछ वहां नस्लवादी भेदभाव के आक्षेप भी लग रहे हैं कि ली कुआन यू, जो एक पूर्व प्रधानमंत्री सिंगापुर के थे, उन्होंने एक बार ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया यदि अपने को चीन के साथ नहीं रखेगा तो उसकी स्थिति एशिया में गोरे कचरे की जैसी हो जाएगी। वो देश तो दंडद्वीप माना ही जाता था जहां अपराधियों को बसाया गया था, मगर वहां भले ही वो पनपे हों, वो खुशहाल आज हों, मगर उनकी हस्ती ऐसी नहीं है, छोड़िए कि वो अंटार्कटिक को अपने प्रभुत्व में ले सकें, वो अपने इलाके में खुद ही निरापद रह सकें, यही उनके लिए चिंता का विषय होगा। तो लगता ऐसा है कि कुछ ये दिखाने के लिए कि चीन के साथ, यदि चीन अपना दावा अंटार्कटिक में करता है तो हम चीन के सामने खड़े होने की हिम्मत अंटार्कटिक प्रदेश में भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। अब एक दूसरी चीज चिंताजनक ये है कि जो अंटार्कटिक संधि थी उसकी अनदेखी करते हुए, उसके प्रावधानों की, यहाँ पर्यटक जहाज भी जा रहे हैं, क्रूज लाइनर्स भी, इसके ऊपर से जेट विमान भी उड़ रहे हैं, और किसी को पता नहीं कि इस बर्फ के नीचे कितनी पनडुब्बियों का आवागमन हो रहा है। मछली मारने के प्रयास अर्जेंटीना, चिली के लोग क्या कर रहे हो, और कहीं न कहीं दक्षिण अफ्रीका भी ये कह सकता है कि दूरी भले ही ज्यादा हो मगर उसका भी सीधा एक रास्ता यहाँ तक पहुंचता है। तो कुल मिलाकर जिस तरह आर्कटिक प्रदेश एक शक्ति प्रतिस्पर्धा का मंच बन सकता है आने वाले दिनों में, ये होता नजर आ रहा है अंटार्कटिक में। और भारत के लिए चिंता का विषय सामरिक नहीं, मगर ये है कि यदि यहाँ भी बर्फ पिघलती है, यहाँ भी मौसम बदलता है, यहाँ भी जैविक संकट पैदा होता है विविधता के लिए, तो उसका सारा प्रभाव मौसम बदलाव की राजनीति पर पूरे विश्व पर पड़ेगा, जिससे अप्रभावित कोई भी नहीं रह सकता है। तो हमें लगता है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है उस घटनाक्रम के प्रति जो मौसम बदलाव से जुड़ा है, जो एक अपने आप में बड़ा संकट है। इस समय हम वैश्विक महामारी के संकट से भले ही जूझ रहे हो, हमारा ध्यान अटक भटक रहा हो उन सैनिक मुठभेड़ों पर जो अन्यत्र हो रही हैं, मगर हम इस ओर अपनी आंखें मूंद कर निश्चिंत नहीं बैठ सकते।
हाल के दिनों में अक्सर यह चर्चा होता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जल निधि में, जिसे अंग्रेजी में हाई सीज कहते हैं, जहाजरानी का आना जाना आबाद रहना चाहिए। और इसी को लेकर बहस बढ़ी है जब से चीन ने अपना दावा पेश किया है दक्षिणी चीनी सागर पर, निरंतर अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सीमा को बढ़ाने का प्रयास किया है। और उसका हट ये है कि जब भी कोई सैनिक युद्धाभ्यास करता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय जल निधि पर कर रहा होता है। अब समस्या तब खड़ी होती है जब हम किसी देश की विशेष जल सीमा से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा पर आते हैं, तो वहां कौन कानून लागू कराएगा? जो अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी के कानून है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज के, क्या उनका उल्लंघन हर देश अपने संकीर्ण राष्ट्रीयतों में नहीं कर रहा है? पिछले दिनों में अनेक ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। अभी पिछले ही हफ्ते हम लोगों ने सर्वेक्षण किया था कि मॉरिशस के निकट एक तेल वाहक टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उससे बहकर जो तेल निकला था उसने बहुत बुरी तरह से क्षत किया था समुद्री जीव जंतुओं के जीवन को और वहां के खूबसूरत तटों को बदशक्ल बनाया था। और जो कोरल रीफ्स कहलाते हैं समुद्र तल के नीचे, उनका जितना नुकसान हुआ है उसका आज पता लगाना कठिन है। सो पर्यटन से लेकर मछली मारने तक के उद्योगों पर बड़ा भारी नुकसान इसका होगा। और जब अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है और तूफान में फंसकर या समुद्र की लहरों के थपेड़े खाकर जहाज कहीं से कहीं पहुंचता है, तो ये तय करना बड़ा कठिन हो जाता है कानून की निगाह में कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन हर्जा देगा, कौन मुआवजा देगा। इसके पहले भी हमने चर्चा किया है कि एक जहाज क्षतिग्रस्त हुआ था वर्षों पहले तेल वाहक होर्मुज की खाड़ी के सामने यमन की उत्तरी छोर पर, और वो भी एक टाइम बॉम्ब की तरह है कि पता नहीं कब वो डूब जाए, कब उसका तेल बहकर निकल आए। और उसको लेकर भी भयादोहन वहां जो बागी हैं करते रहे हैं उत्तरी यमन में कि भाई उनको इसमें कुछ मुआवजा मिले तो वो इस जहाज के संकट को कम करने की कोशिश करेंगे। मगर पिछले हफ्ते कम से कम 2 घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने हमें इस बारे में सोचने को विवश किया है। पहला एक ऐसा जहाज था जिसमें बहुत सारी मात्रा में मवेशी भरे गए थे, जिसे कैटल शिप कहते हैं, और वो जहाज न्यूजीलैंड से इन मवेशियों को लेकर ऑस्ट्रेलिया के रास्ते चीन को जा रहा था। अब एक तो विडंबना ये है कि चीन के संबंध बिगड़ते रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया ने अपना निर्यात उसके लिए बंद कर दिया है। मगर नाक यूं नहीं पकड़ी और यूं पकड़ी, थोड़ा कान के रास्ते हाथ बढ़ाकर वाली बात है कि न्यूजीलैंड के जरिए ये व्यापार आज भी चल रहा है। और जो जानवरों के अधिकारों के हिमायती हैं, मुखर पक्षधर हैं, वो कहते हैं कि इस तरह के लगभग अमानवीय, अब जानवरों के बारे में अमानवीय कहना तो बड़ा विचित्र लगता है और पाशविक कहना भी विडंबना है कि मगर जानवरों को, जिंदा जानवरों को ऐसे न ले जाए जिसमें उनको अत्याचार उनके प्रति होता, क्रूरता का नजर आ रहा हो। हाँ, भले अगर आपने पहले उन्हें ज़िबा कर लिया हो तब उनकी लाशों को आप खाने के लिए जहाज में रेफ्रिजरेशन में ले जा सकते हैं। मगर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का तर्क ये है कि यदि ऐसा उन्होंने किया तो उनको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, वो इन नियमों को अपने ऊपर लागू होता स्वीकार नहीं करते हैं। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष जो इससे भी अधिक दुखदायी है कि इन जहाजों में न तो ऐसे संयंत्र होते हैं कि अपना मार्गदर्शन ठीक से कर सकें, तूफान की पूर्व सूचना इन्हें मिल सके, और ये जहाज जब जा रहा था तो एक भयंकर तूफान में फंस गया। और फिर वो चेतावनी तूफान की थी कि ऐसी घटनाएं जिन्हें अंग्रेजी में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कहते हैं, मौसम बदलने के कारण बढ़ती जा रही हैं। कभी टेक्सास लुइसियाना उसकी चपेट में आता है, कभी कोई और जहाज निकट जापान आता है, और ये जहाज भी जब तूफान में फंसकर डूब गया तो 2 पक्ष और उजागर हुए कि इसमें अधिकांश नाविक वो थे जो फिलीपींस के थे, अर्थात ऐसे गरीब मल्लाह थे जिनकी जिंदगियां सस्ती समझी जाती हैं। एक ऑस्ट्रेलियन पशु चिकित्सक था और एक कैप्टन का सलाहकार व्यक्ति था। और बाद में जब ये जहाज डूबा तो जितने लोग बचकर, ज्यादा लोग तो 43 में बचे नहीं, मगर जो 1-2 बचे उन्होंने जो बयान दिए हैं कि न इसमें संयंत्र थे, न ये शायद जहाज समुद्री इतनी लंबी यात्रा करने के लायक था, और इसके ऊपर जो झंडा लहरा रहा था वो पनामा का था। अभी इस घटना की याद धुंधलाई भी नहीं थी कि एक दूसरा तेल वाहक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया बंगाल की खाड़ी में। ये तेल लेकर आ रहा था पारादीप द्वीप के लिए, जहां एक तेल शोधक कारखाना भारत का है, और इसमें आग लग गई श्रीलंका के तट के बहुत निकट। और फिर यही संकट पैदा हो गया कि यदि इसमें विस्फोट होता है, इससे तेल का बहकर बाहर निकलता है, तो न केवल वो नुकसान पहुंचाएगा श्रीलंका के तट को, बल्कि उसका नुकसान अंडमान के निकट भी पहुंच सकता है। और दूर दराज मालदीव में जो कोरल रीफ, मूंगे की द्वीप होते हैं समुद्र की सतह के नीचे, उनको भी बहुत क्षति पहुंच सकती है। सौभाग्य से इस आग पर अभी काबू पाया जा सका है। भारत की नौसेना
रूसी नौसैनिक जहाजों और श्रीलंका के जहाजी बेड़े, तटरक्षक बेड़े के कारण। हम ये आशा करते हैं कि विस्फोट नहीं होगा, संकट पर नियंत्रण पाया जाएगा। मगर फिर एक बार वही बात सामने आई कि इस जहाज पर भी जो झंडा था, जिसे सुविधा का झंडा कहते हैं, वो पनामियन फ्लैग था। इस जहाज की भी हालत शायद खस्ता थी और ये जहाज भी शायद दिशा सूचक यंत्रों के अभाव में ही दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था। तो जहाज कितने खस्ता हाल हैं, कैसे उनको इतनी लंबी यात्रा की अनुमति दी जा रही है, कभी वो लाइबेरिया हो, कभी पनामा हो, कभी मोल्डोविया हो, ये छोटे छोटे जो देश हैं ये कमाई करने के लिए जहाजों को अपने अधीन बना देते हैं और लंदन का लॉयड शिपिंग रजिस्टर इन्हें मान्यता दे देता है। उसके बाद तभी इनकी याद किसी को आती है जब ये दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। यही वो जहाज हैं जो तस्करी करते हैं, यही जो जहाज है वो प्रतिबंधों को तोड़ते हैं। कभी वो वेनेजुएला से तेल लेकर चीन जा रहे होते हैं, कभी वेनेजुएला से तेल लेकर ईरान जा रहे होते हैं। वे अवहेलना और उल्लंघन करते हैं उन प्रतिबंधों की जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने लगाए होते हैं किसी देश विशेष पर। तो कुल मिलाकर हमको इस सोचने का वक्त आ गया है तटस्थ भाव से, एक जहाज चीन जा रहा था, दूसरा जहाज भारत आ रहा था, तो राजनीतिक पक्षधरता की गुंजाइश नहीं है कि हमको अपने संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर हटकर शायद ये सोचना चाहिए कि कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ परंपराएं अंतर्राष्ट्रीय कानून की ऐसी हैं जिनका उल्लंघन करना, जिनकी अवहेलना करना हमारे अपने हित में नहीं होगा। हमें अपने संकीर्ण आर्थिक हितों से, तात्कालिक हितों से थोड़ा हटकर दूरदर्शी तरीके से सोचना चाहिए। पश्चिमी यूरोप के बहुत सारे जनतांत्रिक देश, संपन्न देश हमेशा यह दावा करते रहे हैं कि वो किसी भी तरह की धार्मिक या नस्लवादी पक्षधरता से मुक्त हैं और उनके समाज बहुलवादी हैं, उनके समाज में अभिव्यक्ति की और उपासना की स्वतंत्रता है और किसी भी तरह का इस्लाम द्रोह उनके यहाँ नहीं है। मगर जब वो आचरण करते हैं तो पिछले सप्ताह की कई घटनाओं में ऐसा लगा कि इस्लाम द्रोह से वो पूरी तरह मुक्त नहीं है, जिसे अंग्रेजी में इस्लामोफोबिया कहते हैं। उत्तरी यूरोप के देशों में, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में इस्लाम विरोधी दंगे भड़के, इन पर तत्काल काबू पा लिया गया। मगर उसके बाद अभी भी ये संकट बना है कि इसके प्रतिशोध में जहां इस्लाम शरणार्थी बहुल आबादी है वहां ऐसे दंगे कभी भी भड़क सकते हैं। सांप्रदायिक तनाव, सद्भाव नष्ट हो चुका है। और ये भी शायद संयोग नहीं है कि जब ये दंगे वहां भड़के तो कुछ ही दिन पहले चीन के विदेश मंत्री ने वहां यात्रा की थी। कुछ लोगों को ये शक है कि वो ये संकेत देने की कोशिश कर रहे थे, दंगे उन्होंने भले भड़काए हों या न भड़काए हों, कि चीन पर यह आरोप लगता रहा है कि सिंकियांग प्रांत के जो उइगर मुसलमान हैं उनका वो वंशनाशक, उनके प्रति हिंसा कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं और चीन कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जब अन्यत्र कहीं इस्लाम विरोधी दंगे भड़कते हैं या इस्लामी उग्र होते हैं तो चीन को ये कहने का मौका मिलता है कि चीन से कहीं अधिक संकट तो ये पश्चिमी उन जनतंत्रों के लिए है जो अपने को खुला समाज समझते हैं। और दो घटनाएं जो पिछले सप्ताह और उल्लेखनीय है कि फ्रांस में चार्ली हेब्डो नामक जो व्यंग्य चित्रकारी की पत्रिका थी, जिसके दफ्तर पर कुछ वर्ष पहले हमला किया था इस्लामी आतंकवादियों ने और वहां के कई कर्मचारियों, पत्रकारों, व्यंग्य चित्रकारों को मार डाला था, उनके ऊपर अदालत में कार्यवाही अब शुरू हो रही है। और इसके संदर्भ में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने यह कहा कि देखिए, आज भी मैं समर्थन करता हूं चार्ली हेब्डो का। मेरी समझ में यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो वो व्यंग्य चित्र बनाने की स्वतंत्रता है, चाहे वो पैगंबर का ही व्यंग्य चित्र क्यों न हो। और उन्होंने ये भी जोड़ा, जिसको कुछ इस्लामी लोग भड़काऊ समझ सकते हैं, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ईश्वर द्रोह की भावना को व्यक्त करना भी है। आपको उपासना की स्वतंत्रता है तो ईश्वर को न मानने की स्वतंत्रता भी है। अब दिक्कत यह है कि संसार में कुछ धर्म हैं जिनमें ईश्वर द्रोह की कोई कल्पना ही नहीं, जैसे हिंदू धर्म हो या बौद्ध धर्म हो। मगर कुछ धर्म ऐसे हैं, जैसे ईसाईयत है, कट्टरपंथी इस्लाम है, और यहूदी धर्म है, जुडाइज्म, जिसमें ईश्वर द्रोह होता है। मगर सभी धर्मों में ईश्वर द्रोह की सजा बराबर कठोर नहीं है। और जब आप ये कल्पना करते हैं कि कोई इस्लाम का अनुयायी या कोई यहूदी किसी ऐसे देश में निवास करता है जो जनतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, तो उसे ये आशा करनी चाहिए कि उसे उपासना की स्वतंत्रता तो मिलेगी, किंतु ईश्वर द्रोह का अपना हट वो दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकता है। और किसी भी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कानून संविधान से प्रदत्त है उसको बाधित करने का कोई प्रयत्न कोई आतंकवादी गिरोह या तबका नहीं कर सकता है। इन बड़ी घटनाओं के साथ साथ एक और घटना थी कि कुछ वर्ष पहले फ्रांस में ही कुछ चीनियों को पीट पीट कर मार डाला गया था। अब ये घटना इस तरह की थी कि न तो वो चीनी इस्लामी थे, न वो जिहादी कट्टरपंथी थे, मगर उनकी नस्ल
फर्क थी और बाहर से आने वाले, और न वो गरीब शरणार्थी थे उस तरह के जैसे तुर्की से, सीरिया से आकर यूरोपीय देशों में बसे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि यूरोपीय देशों में नस्लवाद आज भी बचा हुआ है, और जैसे जैसे आर्थिक मंदी की चपेट में ये देश आते हैं, इनके मन में दुराग्रह और बैर भाव बढ़ता रहेगा उन आगंतुक शरणार्थियों के प्रति जो कम कीमत पर काम करने को तैयार हैं। उन्हें लगता है उनके पेट पर लात मार रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं ये सन्निपात हो रहा है नस्लवाद का, सांप्रदायिकता का और उपनिवेशवाद का फिर से सर उठाने का, वो बड़ा चिंताजनक है। जब मैक्रोन पहुंचते हैं लेबनान और घोषणा करते हैं कि लेबनान का पुनर्निर्माण करेंगे, बड़े पैमाने पर उसको सहायता देंगे, मगर वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें भले ही इस समय तात्कालिक जन समर्थन बेरूट की जनता का मिल रहा हो, मगर वो ये भूल जाते हैं कि आज लेबनान फ्रांस का उपनिवेश नहीं है। आधा सदी से वो एक संप्रभु राष्ट्र के देश में उससे भी अधिक समय से रह रहा है, और वो भले असफल राज्य हो, दिवालिया राज्य हो, मगर ये अधिकार उस संप्रभु देश की सरकार का है कि वो तय करे कि वो कौन सा पथ ग्रहण करती है, किससे सहायता लेती है, किससे सहायता नहीं लेती है। इसी तरह जो फ्रांस का हस्तक्षेप बढ़ता गया है उत्तर पश्चिमी सीमांत पर अफ्रीका के, कभी लीबिया में, और कभी वो कोई यूरोपीय देश घोषणा करता है कि वो आर्थिक सहायता नहीं देगा आसमान पर बन रहे रेनेसा बांध के लिए, तो वो ये भूल जाते हैं कि आज ये देश संप्रभु देश है। अफ्रीका में भले ही अनेक देश ऐसे हैं जहाँ जनजातीय नस्लवादी हिंसा है, जनजातीय कबीलाई हिंसा है, वहाँ इस्लाम की टकराहट ईसाइयत से भी है, और वहाँ कहीं न कहीं जो कुर्बा परस्त तानाशाही है उसमें बोको हराम, अल शबाब, नसरुल इस्लाम, ये सारे तत्व कहीं गड़बड़ होते हैं इस्लामिक खलीफत वाले। मगर ये कहना कठिन है कि इनका संचालन आज अपनी इच्छानुसार यूरोपीय शक्तियां कर सकती हैं, या नव साम्राज्यवादी शक्तियां रूस जैसी जो अपने पैर यहाँ पसार रही हैं। तो हमें आज भले ये संकट अफ्रीका का लगता हो, हमें आज ये संकट मध्य पूर्व का लगता हो, मगर ये एक ऐसा संकट है जिसे कोई भी एशियाई, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी देश अनदेखा नहीं कर सकता। संसार के सभी देश पिछले 8-9 महीने से एक दोहरी मार झेल रहे हैं। एक और कोविड वैश्विक महामारी का प्रकोप है, तो दूसरी ओर आर्थिक मंदी का। महामारी से जूझने के लिए जो घरबंदी की गई, तालाबंदी की गई, उसके कारण आर्थिक कारोबार लगभग चौपट हो गया। भारत में नहीं, संसार के सभी देशों में, और हर जगह गिरावट आर्थिक विकास दर में आई है, निरंतर आ रही है। पिछली 2 तिमाहियों में होने के कारण अब ये नजरअंदाज करना कठिन हो गया है कि संसार की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक मंदी की चपेट में हैं। सिर्फ चीन को छोड़कर यदि उनके आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो वहां गिरावट आर्थिक विकास दर में आई है, मगर मंदी नहीं है। वो अभी भी 3.5% की दर से उनका सकल राष्ट्रीय उत्पाद आगे बढ़ रहा है। मगर दुनिया की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सब में 10 से 12, 15, 17% की गिरावट आई है, और सब ने यह स्वीकार किया है कि वो मंदी की चपेट में है, और सब आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहे हैं। सब जिसे अंग्रेजी में प्रोटेक्शनिस्ट नीतियां कहते हैं, अपने आर्थिक विकास के लिए संरक्षण, अपने बाजारों को सुरक्षित रखने के लिए नीतियां अपना रही हैं, बाहरी उत्पादों को नहीं आने दे रही हैं, और आयात घटा रही हैं, निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। और जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है अमेरिका सबसे पहले का नारा उठा रही है, उसी तरह जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब इसमें जो चिंताजनक बात है वो ये है कि सरकार ने पिछले सप्ताह जो आंकड़े प्रकाशित किए उसमें भारत के सकल उत्पाद की विकास दर बहुत तेजी से सिकुड़कर 24% लगभग सिकुड़ी है, जो एशिया के सभी देशों में, दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक सिकुड़ी है और गिरावट आई है। भारत की आर्थिक व्यवस्था एकदम फिर से स्वस्थ हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी, जैसी कोरोना संकट के पहले थी। बल्कि कुछ अर्थशास्त्रियों का तो कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था उसके पहले भी मंदी के लक्षण दिखा रही थी। कोरोना महामारी ने उसको मौका दिया कि कम से कम ये कहा जा सका कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था मंद पड़ रही है, मगर कृषि क्षेत्र हो, उत्पादन का क्षेत्र हो, इसको लेकर लोगों को पहले भी आशंकाएं उनके मन में पैदा होने लगी थी। अब ऐसे में जब भारत ये कल्पना करता है कि उसकी आर्थिक सेहत में सुधार के लिए वो कुछ राजनयिक ऐसा करेगा कि दुनिया के और देश उसकी मदद करेंगे, हो सकता है उसकी ऊर्जा सुरक्षा जो है वो निरापद रहे सऊदी अरब, मध्य पूर्व और अमेरिका के कारण। मगर जहां तक खाद्यान्न के बारे में भी वो अपने को एक हद तक
निरापद मान सकता है, मगर ये सोचना कि रोजगार पैदा कर सकते हैं भारत में हम अपने आप अपने सारे मजदूरों, श्रमिकों, कुशल कारीगरों के लिए, वो सोचना कठिन है। क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से पिछले वर्षों में बढ़ी थी, उसका एक कारण ये था कि हम अपनी सेवाओं का निर्यात कर रहे थे, हम पर्यटन से पैसा कमा रहे थे, और जो हम निर्यात कर रहे थे उसके लिए बहुत कुछ बीच का माल चीन से हमारे पास आ रहा था। अब जब चीन के साथ बैर भाव बढ़ने के साथ हमने चीन के साथ अपने व्यापार को सीमित करने का निर्णय लिया है, चीन के उत्पादों का बहिष्कार करने की घोषणा कर रहे हैं, चीन का जो सॉफ्टवेयर था उन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो कब तक हम अपने उत्पादों को, जिनको हम तीसरे देशों में बेचते थे, प्रतिस्पर्धा के लायक बचा पाएंगे? और उन तीसरे देशों में जहां ये निर्यात होता था, वो चाहे यूरोपीय समुदाय हो, चाहे अन्य अफ्रीकी एशियाई देश हो, चाहे अमेरिका हो, क्या हमारी औषधियां, क्या हमारे रासायनिक, क्या हमारे अन्य संयंत्र अब इस लायक होंगे महंगाई की मार झेलने के बाद? और कब हम पुनः उनका उत्पादन शुरू कर पाएंगे? तो ये सोचना कठिन है कि भारत भी अपने को आत्मनिर्भर कहे और बाहरी माल का बहिष्कार करे, और अमेरिका भी ऐसा करे, और यूरोपीय समुदाय बड़ी सीमा तक निर्भर है रूस से अपनी गैस ऊर्जा के लिए, बड़ी सीमा तक उसने निवेश किया है चीनी कंपनियों में, हुआई वजह से। तो एकाएक ये सब लोग बदलेंगे और चीन से उठकर सारी कंपनियां भारत में आ जाएंगी, इसकी संभावना कम लगती है। जब तक पूरी विश्व व्यवस्था आर्थिक मंदी की चपेट से बाहर नहीं आती, भारत को शायद वास्तव में आत्मनिर्भरता का विकल्प सोचना पड़ेगा। और ये थोड़ा यथार्थवादी तरीके से सोचना पड़ेगा कि चीन के पास भी बहुत बड़ा बाजार आंतरिक है, भारत के पास भी है, मगर चीन एक तानाशाही वाला देश है, वो अपनी जनता को बाध्य कर सकता है कुछ उत्पादों को खरीदने के लिए, गुणवत्ता चाहे कैसी हो। भारत का एक जनतांत्रिक देश है, यहाँ खरीदने की क्षमता जो मध्य वर्ग को है, उस मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग के लिए उनको बाध्य कर सकना कि वो ये करें, भारतीय उत्पादी खरीद उनको बरतना शुरू करें, इसकी कल्पना करना भी थोड़ा कठिन है। तो भारत के लिए अधिक व्यावहारिक तरीके से कैसे वो लड़ेगा कोरोना महामारी से, एक वैक्सीन के आविष्कार के मार्ग में वो सहायता कर रहा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की सीरम इंस्टीट्यूट की सहायता से, मगर निकट भविष्य में इस बात की संभावना नहीं दिखती कि कोई वैक्सीन बाजार में आएगी, उसका प्रयोग हम कर सकेंगे, या कोई औषधि प्राण रक्षक बाजार में आएगी। और इसलिए हमें शायद ये तय करना पड़ेगा कि दोनों लड़ाइयां दो मोर्चों पर, असल में मोर्चा एक ही है, एक ही मोर्चे पर दो दुश्मनों से हमें एक साथ लड़ना है, एक और आर्थिक मंदी और दूसरी ओर वैश्विक महामारी। और शायद तीसरे दुश्मन का उल्लेख करना भी जरूरी है कि इन दोनों मोर्चों पर हमारी जीत तभी सुनिश्चित होगी जब हम चीन और पाकिस्तान की चुनौती को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपनी आदत के अनुसार बीहड़ और गैर जिम्मेदारा बयान देते जा रहे हैं और एक के बाद दूसरे नए संकट या विवाद में फंसते ही चले जा रहे हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने एक बड़ा अटपटा बयान दिया कि जो अमेरिका के वेटरन्स हैं, जो युद्ध में शहीद हुए या अपना अंग भंग कराए हुए सैनिक हैं, वो तो निकम्मे, निठल्ले, नाकारा, असफल लोग थे, जिन्होंने अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया, वो लूजर्स थे, वो उनके पास कुछ करने को था ही नहीं, वो कुछ और करने लायक थे ही नहीं, वो नालायक निठल्ले थे। इसने बड़ा उत्तेजित किया है उन सभी सैनिकों को या उन सैनिकों के परिवारों को जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं अफगानिस्तान में या उसके बहुत पहले वियतनाम में या कहीं और उन्हें लगता है कि आज ये राष्ट्रपति जो सेना का दुरुपयोग अपनी छवि को सुधारने के लिए करता है, सेना का आदर वास्तव में बिल्कुल नहीं करता है। और अनेक ऐसे वॉर वेटरन्स ने एक ट्विटर पर अभियान चलाया है कि चाहे वो रिपब्लिकन ही क्यों न हो, वो ट्रंप को वोट न दें। अब ट्रंप ने मना कर दिया है कि उनके बयान को गलत समझा गया आदि आदि, मगर वो जब भी कोई ऐसा बयान देते हैं वो बिना सोचे बड़बोलेपन का उदाहरण होता है। उन्होंने अमेरिका को लगभग दो धड़ों में बांट दिया है, नस्लवादी, रंगभेदी, और ये हिंसा जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जब वो उन्होंने फिर एक बयान दिया जो इस तरह का था कि जो जिस गोरे किशोर ने गोली चलाकर मारा था अश्वेतों को, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए गोली चला रहा था, शायद वो अपने को संकटग्रस्त मान रहा था। जिन पुलिस वालों ने गोली चलाकर अश्वेतों को मारा है उनके पास कुछ ही सेकंड थे तय करने के लिए कि उनके प्राण खतरे में थे और जो अन्य निर्दोष लोग उनके नागरिक बगल में थे उनके प्राण खतरे में थे। अब ये गोलियां भले ही पीठ में मारी गई हो, घुटने टेक कर गला घोटा गया हो, मगर ये बचाव पक्ष के वकील की भूमिका निभाने का काम जो ट्रंप कर रहे हैं उससे उनकी लोकप्रियता निश्चित रूप से घटी है। ट्रंप बारंबार जाते हैं ऐसे स्थानों में जहां दंगे भड़के हुए हैं, मगर वो जो बयान देते हैं वो कहते हैं कि मैं पुलिस के समर्थन में बयान दे रहा हूं, मैं गोरे जो है आत्मरक्षा के लिए जो बंदूक धारण किए हैं उनके समर्थन में बयान दे रहा हूं, क्योंकि वो
जो काम कर रहे हैं वो अमेरिकी मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं, अमेरिकी संविधान की रक्षा कर रहे हैं, वो राज्यों की सरकारों को बदनाम करते हैं, उनको कमजोर बतलाते हैं, निर्वीर्य बतलाते हैं, वो गवर्नर हो चाहे वो मेयर हो कहीं के, और उसके बाद जहां वो कोई अश्वेत परिवार में मृत्यु किसी की हुई होती है वहां जाकर वो संवेदना प्रकट नहीं करते, मगर वो पुलिस के पक्ष में बयान देते रहते हैं, और कहीं न कहीं इसका प्रभाव उनके चुनाव अभियान पर पड़ रहा है। मगर जो चिंताजनक बात है कि जहां तक जनमत संग्रह की बात करते हैं तो लोगों को यह नजर आ रहा है कि जो बढ़त बाइडेन की कुछ समय पहले तक दहाई के आंकड़े में ट्रंप के ऊपर थी वो थोड़ी कम हो गई है। आज भी वो 8-9% की है, मगर 2-3% की गिरावट उसमें आई है। तो ये संभावना है कि आने वाले 2 महीनों में यदि इस तरह का भड़काऊ अभियान ट्रंप चलाते हैं, दंगे भड़कते हैं, अराजकता बढ़ती है, तो जिस तरह निक्सन को लाभ हुआ था अपने चुनाव में, उसी तरह का लाभ ट्रंप अपने चुनाव में उठा सकते हैं। तरह तरह के जायज नाजायज हथकंडे अपना सकते हैं, और यदि हार भी गए तो व्हाइट हाउस से निकलने से इनकार कर सकते हैं। इन सारी संभावनाओं पर अमेरिकी समाज विचार कर रहा है। दक्षिणी में अमेरिकी महाद्वीप की तरफ नजर दौड़ाएं तो एक बड़ी विचित्र चीज विडंबनापूर्ण नजर आती है ब्राजील और मेक्सिको में। ये 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं दक्षिणी अमेरिकी गोलार्ध की, और ब्राजील में एक दक्षिणपंथी सरकार का प्रमुख है और मेक्सिको में एक वामपंथी समाजवादी रुझान वाला व्यक्ति। मगर इन दोनों ने जो नीतियां अपनाई हैं कोरोना महामारी के संकट से जूझने के लिए या अपनी देश को आर्थिक मंदी से निजात दिलाने के लिए, वो उनकी घोषित राजनीतिक विचारधाराओं के प्रतिकूल हैं। बोल्सोनारो ने हाथ खोलकर खर्च करना शुरू किया है और कोई प्रतिबंध तालाबंदी का या नकाब पहनने का नहीं लगाया है अपने नागरिकों पर। खुद वो इसका उल्लंघन करते रहे हैं, कोरोना से संक्रमित भी हुए हैं, स्वस्थ होकर बाहर आ गए हैं। और जो मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं उन्होंने सख्ती भी बरती है, उन्होंने पैसे पर के खर्च पर रोक भी लगाई है, मगर दोनों जगह परिणाम जो है वो ब्राजील के फिलहाल लगता है ज्यादा कामयाब है मेक्सिको के। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि किसकी रणनीति ज्यादा उपयुक्त थी। मगर शायद भारत के लिए ये बात याद रखना जरूरी है कि इसमें कोई एक सांचा, कोई एक साइज सबको फिट नहीं आती है। हर देश को अपनी अपनी स्थिति को देखते हुए कोरोना महामारी के संकट से भी लड़ना है और अपनी सीमाओं और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक स्वास्थ्य लाभ की चेष्टा भी करनी है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के विश्लेषकों का ध्यान पिछले हफ्ते भर केंद्रित रहा है पूर्वोत्तरी एशिया में, जापान की तरफ, जहां शिंजो एबे के इस्तीफे के बाद यह अटकलें तेज हो गई हैं कि कौन उनका उत्तराधिकारी होगा और क्या उनका उत्तराधिकारी उन्हीं नीतियों का अनुसरण करेगा जो शिंजो एबे के काल में लागू की जाती थी। शिंजो एबे ने अपनी नीतियों को बहुत सख्ती से लागू किया था, बहुत सफलता से लागू किया था। वो चाहे जापान का आर्थिक विकास हो, एशिया में उसके नेतृत्व की संभावना हो, या बड़े नेताओं के साथ उनके परस्पर व्यक्तिगत मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हों, सबसे भरोसेमंद साथी एशिया के अनेक देश जापान को ही अपना मानते हैं। मगर आज जापान के साथ समस्या ये है कि जो भी उनका उत्तराधिकारी होता है, वो कैबिनेट सचिव सुगोई क्यों न हो, उनके सामने कोई विकल्प नहीं है उन्हीं नीतियों का अनुसरण करने के अलावा जो शिंजो एबे के कार्यकाल में लागू की जा रही थी। मगर असली चुनौती यह है कि साल भर के बाद जापान में चुनाव होने हैं और यही साल भर का वक्त है उनके उत्तराधिकारी के पास अपनी जड़ें मजबूत करने का, अपना समर्थन एलडीपी पार्टी में पाने का, सांसदों का में बहुमत अपना स्पष्ट करने का, और फिर अपनी स्थिति को निरापद बनाकर एक करिश्माई बड़े कद वाले नेता के पीछे पीछे अपनी अलग छवि के निर्माण करने का और जापान को नेतृत्व प्रदान करने का। इसी इलाके में जिसको पूर्वी चीनी सागर कहलाता है, वहां तनाव बढ़ता भी रहा है पिछले दिनों ताइवान और चीन के कारण। ताइवान वालों ने शरण दी है हांगकांग के आंदोलनकारियों को, अपने यहाँ बार बार चुनौती दी है चीन को कि यदि उन्होंने उस पर कोई हमला किया, चेतावनी दी है, तो उनके पास एक सैनिक संधि है अमेरिका के साथ, अमेरिका उनके बचाव के लिए आएगी। अमेरिका बचाव के लिए आए या ना आए, कम से कम राजनयिक धौंस धमकी ताइवान निरंतर देता रहा है। बीच में इस तरह की अफवाह भी थी कि उनके ताइवान के एक प्रक्षेपास्त्र ने एक चीनी हवाई जहाज को मार गिराया है। फिर बाद में ताइवान ने भी इसकी पुष्टि नहीं की और चीन ने भी इसकी पुष्टि नहीं की। मगर ये उस मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा लगता है जहां आप राजनयिक फायदा उठाना चाहते हैं एक दूसरे के प्रति दुष्प्रचार कर कि तनाव
कौन बढ़ा रहा है। और इस पूरे इलाके में जो जापानी सागर का इलाका है, पूर्वी चीनी सागर वाला इलाका है, भारत के हित भी कहीं न कहीं बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दक्षिणी कोरिया हो या जापान, इनके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इनके साथ जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसकी काफी बुनियादी तत्व जुड़े हैं। हमारी खरीद फरोख्त, आयात निर्यात इन देशों के साथ जुड़ी हुई है। और यदि हम अपनी आर्थिक मंदी की चपेट से बाहर उभरने का प्रयास कर रहे हैं तो शायद जापान और कोरिया हमारे लिए महत्वपूर्ण साझेदार साबित हो सकते हैं। और शांति परिधि में जो क्वाड की योजना थी वो भी शिंजो एबे की परिकल्पना थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान मिलकर एक संतुलन स्थापित करने वाले थे चीन के खिलाफ। तो शायद ये आज भी उतना ही सार्थक है जितना शिंजो एबे के कार्यकाल में था। हमें इस ओर के घटनाक्रम पर काफी सतर्कता से अपनी निगाह बनाए रखनी होगी। इस सप्ताह के लिए इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक कीजिए इंतजार और हमें दीजिए विदा। नमस्कार।